Assalamu alaikum ladies and gentlemen. Today we are going to discuss about our next topic, that is grassland ecosystem. Now what is grassland ecosystem basically? लफ्ज़ आपको बता रहे हैं कि ये किस तरीके से आपके पास जो है वो मौजूद होगा, इसकी असल ओरिजिन कैसी होगी। ग्रासलैंड आपको बता रही है कि ये वो इलाके हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में आपको हरियाली मिलेगी, आपको अप्रॉक्सीमेटली हरियाली ही मिलेगी, और कुछ कुछ एरियाज़ ऐसे होंगे जहाँ पे आपको थोड़ा सा सॉलिडिफाइड इन्वायरमेंट मिलेगा, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी आपको नहीं मैसर आएगी। इसकी जो लोकेशंस हैं जहाँ जहाँ ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम पाया जाता है, उनमें अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो उसमें कश्मीर है, गिलगित है, वज़ीरिस्तान है, लोअर चित्राल है, नॉर्थ कालात है, ठीक है जी। ये वो इलाके हैं जहाँ पर ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम पाया जाता है। दुनिया के हवाले से अगर बात की जाए तो ये यूरेशियन कंट्रीज़ के अंदर पाया जाता है। यूरेशियन कंट्रीज से मुराद क्या आपको पता है? यूरोप और एशियन कंट्रीज़ को जब हम इकट्ठा करते हैं तो उसको हम यूरेशिया कहते हैं। तो ये उसकी जो हमारे पास मिडल कंट्रीज़ हैं, यूरेशियन कंट्रीज़ कॉन्टिनेंट्स की, इन बराज़मों की, वहाँ पर ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम पाया जाता है। अच्छा, इसमें एक तो ये टर्मिनोलॉजी है यूरेशियन, इसका आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा ये जो प्रेरीज वर्ड है, इसका मतलब क्या है? वो बोले आपके पास ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो कि ऐसे एरियाज में पाए जाएं जहां पर टेम्परेचर जो है वो ऑप्टिमम रेंज के अंदर मौजूद हो, यानी कि वो जो इलाके हैं वो मैदानी हो और वहां पे जो है वो ज़रा ठंड ना हो, तो उन हॉट इलाकों को हम लोग जो है वो कहते हैं ग्रासलैंड प्रेरीज। तो अब ये जो प्रेरीज हैं ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं? जैसे कि नॉर्थ अमेरिका की प्रेरीज हैं, ठीक है, पैम्पास ऑफ अर्जेंटीना वगैरह यहाँ पे, और वो इलाके जहाँ पे वुडी प्लांट्स जो हैं वो पाए जाते हैं, और वहाँ का जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है ट्रॉपिकल रीजन्स का, उसको हम लोग नाम देते हैं सवेना। और इस तरीके से हम लोग आगे चलें तो इस ग्रासलैंड इकोसिस्टम के जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि यहाँ पर क्या चीज़ें किस मिकदार में पाई जाती हैं, हम देखते हैं। आपकी जो डायग्राम है 26.6, इसके अंदर ना कुछ डायग्राम्स दी हुई हैं आप लोगों को, जैसे कि इसकी प्रॉन्ग हॉर्न की, इसी तरह प्रेरी डॉग्स की, बाइसन हर्ड्स की, कॉर्नीफ्लावर्स, ये वो आपके पास स्पेसिफिक स्पीसीज हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर पाई जाती हैं। रेनफॉल जो है अगर हम उसकी बात करें तो जो हमारे पास सालाना जो रेनफॉल होता है, अगर उसकी जो कंसीडरेशन है, जो एवरेज ली जाती है, ये वेरी करता रहता है, उसको हम लोग जो है वो कह सकते हैं कि 250 टू 750 मिलीमीटर, 250 टू 750 मिलीमीटर जो है वो पर एनम यहाँ पे रेनफॉल होता है। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो ग्रासलैंड्स हैं उनमें ये 1500 मिलीमीटर तक पहुंच जाता है। और जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है इन रीजन्स का, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो एनुअल रेनफॉल है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द फॉरेस्ट और डेजर्ट्स वगैरह। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में ज़्यादा आपके पास जो है वो बारिशें होती हैं। इसी तरह से हमारे पास जो है वो वाटर एंड फायर आर द क्रूशियल फैक्टर्स इन द कॉम्पिटिशन बिटवीन ग्रास एंड ट्रीज। जो पानी है और पानी के अलावा जो आग है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि इनके सर्वाइवल के ऊपर जो है वो डायरेक्टली इंप्लीमेंट करती हैं। मिसाल के तौर पे अगर जंगलात में आग लग गई तो उस आग लगने से क्या होगा? अल्टीमेटली आपके जो ट्रीज़ हैं वो सारे जल के खाकसर हो जाएंगे, फिर वहाँ पे सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्ट होगी। इसी तरीके से जो पानी है, अब पानी देखें ग्रास ने भी वहाँ से लेना है और उन ट्रीज़ ने भी वहाँ से लेना है, लिहाजा उसके लिए भी इनकी आपस में एक स्ट्रगल चलती रहेगी। और ये भी थ्योरी ऑफ फिटेस्ट को जो है वो यहाँ पे लाकर थोड़ा एलैबोरेट कर देते हैं, और अल्टीमेटली रेनफॉल जो है वो यहाँ पे इस तरह से बरकरार रहता है। जो प्लांट लाइफ है उसमें जो डोमिनेंट स्पीसीज है, अगर हम प्लांट लाइफ की बात करें तो प्लांट लाइफ में जो डोमिनेंट स्पीसीज यहाँ पे पाई जाती हैं, उन स्पीसीज के अंदर हमारे पास एक तो जो है वो है ग्रास और ग्रास लाइक प्लांट्स, जो सर्टेन फॉब्स सच एज कंपोजिट्स, लिग्यूम्स एंड मैनी अदर हर्बेशियस प्लांट्स। ये मेजरली हमारे पास जो है वो जो हर्बेशियस प्लांट्स हैं, वो हर्बेशियस प्लांट्स यहाँ पे जो है वो ज़्यादा लाइफ जो है उसको एग्जिबिट करते हैं। डोमिनेंट स्पीसीज जो है वो हर्बेशियस की होती हैं। इसी तरीके से जो हमारे पास लेयरिंग्स हैं, अगर हम उनकी डिस्कशन करें तो लेयरिंग्स जो हैं वो भी यहाँ की थोड़ी सी डिफरेंट हैं बाकी जो हमारे पास इकोसिस्टम्स हैं उनकी निस्बत। तो यहाँ की जो लेयरिंग्स हैं उनमें क्या स्पेसिफिक है कि इसकी जो लेयरिंग है वो बेसिकली एक तो वो सारी की सारी ग्रास के ऊपर कंपोज करती है, साथ ही साथ टॉल ग्रासेस लाइक कि हमारे पास एंड्रोपोगॉन, पेनकियम, इसी तरह हमारे पास जो है वो मिड ग्रास की जो है वो हायर लेयर्स जैसे कि स्टिपा, स्पोरोब्लस और ज़्यूपाइस। इसी तरह ये हमारे पास जो है वो थर्ड जो लेयर फॉर्म होती है वो फॉब्स की और वारफेयर स्पीसीज की होती है, जैसे कि मोसिस और लाइकन्स वगैरह। तो ये लेयरिंग इसके अंदर जो है वो एक आपके पास जो है वो टॉप पे है जिसका हमने जिक्र किया, फिर आपके पास एक मीडियम है यानी कि मिड में, और एक आपके पास जो है वो सबसे लोअर जो है वारफेयर स्पीसीज जो है वो यहाँ पे पाई जाती है। तीन तरह की हमारे पास जो है उसकी लेयर्स होती हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो सॉइल कंडीशन है
अगर उसकी डिस्कशन की जाए तो जो सॉइल कंडीशन है वो यहाँ की थोड़ी ज़्यादा ज़रखेज़ होती है एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स। और ज़रखेज़ी की वजह ये होती है कि चूँकि यहाँ पे आपको पता है कि हाई जो है वो क्वांटिटी के अंदर आपके पास जो है वो लिविंग स्पीसीज़ पाई जा रही हैं, लगातार वो नाइट्रोजन को ऐड करवा रही हैं सॉइल के अंदर, और जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन साइकिल है वो यहाँ पे बड़ा कंसिस्टेंटली चल रहा है, बिकॉज नाइट्रोजन उन्हें बहुत ज़्यादा चाहिए। क्लोरोप्लास्ट में जाके वो मिलेगी, आपकी जो प्लांट की बॉडी है उसका हिस्सा बनेगी और ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेगी। इसी तरह हमारे पास जो एनिमल लाइफ है, तो एनिमल लाइफ में हमारे पास जो है वो जो चीज़ें हमने कंसिडर करनी है एनिमल्स, तो एनिमल्स हमारे पास जो है इस इलाके के वो कौन से हैं जो कि बाकी इलाकों के निस्बत जो है वो यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। उनमें हमारे पास जो है वो ग्रास हूपर्स, अच्छा यहाँ पे ना वो वाले एनिमल ज़्यादा होंगे जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, जो प्रोड्यूसर्स से बाद जो पहले आपके पास स्टेज आती है प्राइमरी कंज्यूमर्स की, इनको हम लोग हर्बीवोरस भी कह सकते हैं, बिकॉज ये ग्रास ऊपर वगैरह सारे घास ही खा रहे हैं ना, सो ये हर्बीवोरस हमारे पास जो है वो एनिमल्स यहाँ पे सर्वाइव करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो जो है प्रीडेटर्स जैसे रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स, ये सारे भी यहाँ पे पाए जाते हैं, लिजर्ड वगैरह, टर्टल्स, तो ब्रैकेट्स, मशरूम्स, ये सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो यहाँ पे पाए जाते हैं एनिमल्स के अंदर। हम लोग अगर जिक्र करें तो यहाँ पे एम्फीबियंस से लेके तो हमारे पास जो है वो रेप्टाइल्स तक जो स्पीसीज हैं वो पाई जाती हैं। ओके, अच्छा इसी तरीके से हम लोग आगे देखें तो हमारे पास जो प्रोडक्टिविटी है इस इलाके की, वो टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं, रेट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्शन इज अबाउट 700 to 1500 ग्राम पर मीटर स्क्वायर एनुअली। इन सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड इट इज मोर देन 4000 ग्राम पर मीटर स्क्वायर। तो ये प्रोडक्टिविटी इसकी जो है वो देखिए बाकियों की निस्बत बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और प्रोडक्टिविटी यहाँ पे जितनी भी आपको फूड वगैरह मिल रही है वो वहाँ पे रहने वाले एनिमल्स ही खा रहे हैं और उनका जो सर्वाइवल है वो बहुत ज़्यादा उम्दा है। और रॉडेंट्स वगैरह, इन्वर्टिब्रेट्स, ये सारे जो है ये कंज्यूम करते हैं इक्वल अमाउंट ऑफ जो है वो प्रोडक्शन, और उसकी मतलब थोड़ा बहुत इसमें बैलेंस इम्बैलेंसमेंट भी आ जाती है, लिहाजा उसका भी हम लोग जो है वो जिक्र करते रहेंगे कि वो किस तरीके से इम्बैलेंसमेंट आती है। इम्बैलेंसमेंट हमेशा तब आएगी जब रिसोर्सेज कम हो जाएंगे और तादाद ज़्यादा हो जाएगी, लिहाजा यहाँ पे बैलेंस जो है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम ही रहता है। अच्छा इसी तरह हमारे पास जो ह्यूमन इम्पैक्ट है वो ये है कि नेचुरल ग्रासलैंड्स जो हैं आर यूज्ड फॉर क्रॉप प्रोडक्शन एंड लाइवस्टॉक मैनेजमेंट। ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रासलैंड हैज बीन इन कल्टीवेशन ड्यू टू एसिडिक क्लाइमेट एंड सॉइल इरोजन एंड सेलिनिटी। ग्रेजिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है और ग्रेजिंग की निस्बत से आपको पता है कि जो ग्रास है वो वक्तन फवक्तन कटता रहता है। ये पॉजिटिव भी है और ये कहीं पे नेगेटिव भी है कि अगर आप जो है वो उसको जो ताज़ा घास उसने खा लिया वो तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा जब काट के आप उसको स्टोर करने लग जाते हैं तो उससे फिर डिजर्टिफिकेशन जो है वो हो जाती है ओवर ग्रेजिंग की वजह से। तो जो ह्यूमन इम्पैक्ट है यहाँ पे वो हमेशा की तरह ह्यूमन इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव ही है, ठीक है। सो ये हमारे पास था ग्रास इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन मेल अस। थैंक यू।